नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज का दिन यानी शनिवार बिहार में सियासत के लिए धमाकेदार दिन रहा। आज का दिन यानी शनिवार का दिन धमाकेदार रहा इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन पटना में राजनीतिक गहमागहमी छाई रही और इसका असर दिल्ली में मोदी की कुर्सी तक पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आज राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और साथ ही कांग्रेस कार्यालय में भी राहुल गांधी का कार्यक्रम था। लेकिन चौंकाने की राजनीति करने में राहुल गांधी माहिर हो चुके हैं, आप जानते हैं, क्योंकि शाम को राहुल अचानक गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग पहुंच गए, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी यानी छात्र वहां धरने पर बैठे थे और बैठे हुए हैं कह सकते हैं। राहुल ने उनसे मुलाकात की, छात्रों की बात सुनी और उसके बाद राहुल गांधी पहुंच गए राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के घर, जहां लालू प्रसाद ने उन्हें हरे चने और चूड़ा खिलाया, साथ ही अपनी गौशाला और मंदिर भी दिखाए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे। राहुल गांधी और लालू प्रसाद की ये मुलाकात अब सियासत में फिर कोई नया धमाका कर सकती है और इसके कयास लग रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद फिर दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। लेकिन सुबह होटल मौर्या में तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की मुलाकात होती है और अभी लालू प्रसाद से उनके घर में यह मुलाकात बता रही है कि महागठबंधन पहले की तरह ही बना हुआ है और इंडिया गठबंधन भी कायम है। और वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की अहमियत भी पहले की तरह ही बरकरार है। पटना से आई ये तस्वीरें और आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण से बीजेपी और आरएसएस फिर से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज फिर मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर अपनी राय सामने रखी है। आइए शुरुआत करते हैं वहीं से। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पटना में क्या कुछ कहा है, पहले उसको सुनिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी से पटना मौर्या होटल पहुंच रहे हैं और यहां मुलाकात भी होती है। उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात उनके घर पे भी होती है। उससे पहले ये जो विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स गर्दनी बाग में जहां बीपीएससी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच भी पहुंचे राहुल गांधी। इन सब पे चर्चा करेंगे, इन सब की बात हम रखेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में, उस पर और साथ साथ संविधान पर आजादी वाले बयान जो मोहन भागवत ने दिया था, उस पर आइए सुन लेते हैं। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। तो सुन रहे थे यहां आप राहुल गांधी को, और सीधा हमला बीजेपी पे, आरएसएस पे, मोहन भागवत पे और इस सिस्टम पे
जो सिस्टम जिस ढंग से बनाया गया है उस पर यहां सीधा हमला कर रहे थे राहुल गांधी, संविधान की बात करते हुए। राहुल ने इसके अलावा जातिगत जनगणना, दलितों, पिछड़ों, इन सबको रिप्रेजेंटेशन की ताकत के साथ फैसले लेने की ताकत का हक और पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी का दूसरा बयान, दूसरी बाइट इसी सम्मेलन से क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। तो सुन रहे थे यहां पर राहुल गांधी को आप। राहुल गांधी आज पटना में थे और पूरी हलचल बिहार ही नहीं बल्कि देश में आज मच गई। राहुल गांधी पे आए, लेकिन उससे पहले आज पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को आज अध्यक्ष पद के बराबर के अधिकार मिल गए हैं। यानी अब आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव का सियासी कद बढ़ गया है। तेजस्वी यादव पहले से ही बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर रहते आए हैं। आप जानते हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ ठीक नहीं है और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं होते हैं। आज फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर घेरा है। आज फिर कहें तो नीतीश के एक बयान पर तेजस्वी ने उन्हें घेरा है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। तो हमने पूरा उनका बयान देखा। देखिए, पूरा बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वो बताएं, महिला विधायक बताएं। जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं। और लगातार एक बार नहीं, ये बार बार जो है ऐसी बात, घटिया बात, घिनौनी बात जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महिला पहले सम्मान भी पहनती थी, स्वाभिमान भी पहनती थी। क्या इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि इनके आने के बाद ही संसार बना है, इनके जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं ये? तो आप सोच लीजिए, हम बार बार बोलते रहे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जो है बिहार चलाया जा रहा है। ये इनका ये बयान साबित कर दिया है कि ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। इनके पास कोई विजन नहीं है।
थक चुके हैं। ये साबित हो गया है इनके इस बयान से, तो इसका हम लोग घोर निंदा हम लोग करते हैं। तो सुन रहे थे यहां पे सीधा हमला नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिर कहा क्या कि ये कपड़े वाली बात की बिहार की महिलाएं पहले क्या कपड़े नहीं पहनती थी? आखिर ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं? दरअसल सुबह सुबह नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार का बयान जरा सुन लीजिए, उनकी जुबानी कह क्या रहे हैं बिहार की महिलाओं के बारे में, सुनिए जरा। लड़की कोई डर रहती थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब कितना पहले बहुत अच्छा है, यहाँ लड़की कोई। तो यहां साफ साफ पहले कपड़ा पहनती थी जी, यानी कि पहले कपड़े लड़कियां नहीं पहनती थी, अब कपड़े मिलने लगे हैं तो पहनने लगी हैं। इससे पहले इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार को नसीहत दी कि स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। ये कह रहे हैं पहले बिहार की बेटियां कपड़े ही नहीं, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सम्मान भी पहनती थी। नीतीश कुमार जी, स्त्री परिधान वैज्ञानिक मत बनिए। आप सीएम हैं, वुमेन फैशन डिजाइनर नहीं हैं। स्त्री परिधान विशेषज्ञ बनकर अपनी घटिया सोच का प्रदर्शन बंद कीजिए। यह बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है, ये यहां पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी घटिया सोच आप बिल्कुल बंद कीजिए, यह बयान नहीं, बिहार की आधी आबादी का सीधा अपमान है। तो कुल मिलाकर इधर आज बिहार का सियासी शनिवार बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब उधर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, नीतीश बाबू परेशानी में फंसते हुए दिख रहे हैं, तो इधर मोदी साहब ने अमित शाह को जिम्मा दे दिया है कि किसी तरह नीतीश कुमार और उधर चंद्रबाबू नायडू को दोनों को साधने की कोशिश करते रहें, यानी दोनों को अपने कब्जे में रखें, वरना सरकार गिर सकती है। सबसे पहले आज चूड़ा दही खाने के लिए इधर दिल्ली में अमित शाह पहुंच गए संजय झा के यहां, जो आज की तारीख में, ये देखिए तस्वीरें, आज की तारीख में आप जानते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट है कह सकते हैं जेडीयू के, और इनके घर पहुंचे। ये जेडीयू को साधने की कोशिश इनके जरिए, झा साहब के जरिए वो सीधे नीतीश कुमार को साध रहे हैं। और इसके बाद अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो अमित शाह उधर पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश, और वहां चंद्रबाबू नायडू से उनकी कल मुलाकात है। लेकिन आज उससे पहले, कल कुछ कार्यक्रम है, आज उससे पहले इन दोनों के बीच मुलाकात होनी है, बात होनी है। और आप जानते हैं 31 तारीख से अब संसद का एक नया सत्र शुरू हो रहा है और यह बहुत ही अहम सत्र है। इस सत्र में, संसद के इस सत्र में बजट पेश होना है, यानी मनी बिल पास हो, वहां गिरे नहीं, अगर गिर गया तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, इस सर्दी में भी, कड़कड़ाती सर्दी में भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संभाल के रखें, सरकार को बचा के रखें, और ये काम बाकी दोनों नेताओं यानी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये सब कुछ है। और यहां आप तस्वीरें देख लीजिए इधर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पहुंचते हैं राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर पर, और वहां मनोज झा से भी मुलाकात हो रही है, तेजस्वी यादव है, आप देखिए, और यहां तेज प्रताप भी हैं, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम नेता, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उधर राहुल गांधी की एक अलग राजनीति। और इस राजनीति से क्यों घबराहट होती है, क्यों परेशान होते हैं नरेंद्र मोदी? क्यों नरेंद्र मोदी सीधे नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिश, उनको अपने कब्जे में रखने की कोशिश में इस वक्त हैं? ये सब कुछ हम इस सब की चर्चा करेंगे। आइए जरा अब हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ साथी, आप सबसे पहले उनका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। कुछ देर बाद और भी साथी जुड़ेंगे, उन सबसे अभी आपका स्वागत करवाऊंगा। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, आज 2 प्रमुख कार्यक्रम, एक कार्यक्रम आप उसमें थे, शिरकत आपने की, और यहां कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है, नया भवन, कार्यालय, अब 24 अकबर रोड से बदलकर 9A कोटला मार्ग पे पहुंच चुका है। इसलिए वहां आप थे, वहां क्या कुछ है और यहां से क्या पैगाम कांग्रेस पार्टी दे रही है, यह भी समझूं आपके जरिए। और साथ साथ राहुल गांधी का आज पटना निवास कितना मायने रखता है, दिल्ली में इसकी कितनी चर्चा थी, यह जरा आप बताइए।
हमारे साथ हेमंत कुमार जी उधर पटना से जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हेमंत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधे शकील जी आप तक। राजीव जी, पहले दिल्ली की बात, जैसा कि हमने कल बताया था और लिखा भी था कि लास्ट टाइम में अजय माकन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया, जो आज पहली बार पत्रकारों को नए मुख्यालय में बुलाई थी। 15 तारीख को उद्घाटन हुआ था और आज जो है फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने इंदिरा भवन में 9A कोटला मार्ग में की। जयराम रमेश और पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले थे। मीडिया का मामला था, जनरल किस्म की बातें थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में अजय माकन को इसमें शामिल किया गया। तो हमने कल ही कहा था कि अजय माकन को शामिल करने का मतलब है सीधा सीधा दिल्ली में संदेश, सीधा सीधा देश में संदेश। अजय माकन दिल्ली की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति के बारे में जरूर बोलेंगे, और आज वही हुआ। अजय माकन ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो देश की जनता कमजोर होती है, और देश की जनता कमजोर होती है तो कोई और पार्टी बीजेपी को रोक नहीं सकती है, और बीजेपी मजबूत होती चली जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब तक शीला दीक्षित रही दिल्ली में 7 सीटें कांग्रेस जीतती रही, और दिल्ली की 7 सीटें जीतने के साथ देश में भी वो जीतती रही, और यहां हम सरकार बनाते रहे। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से दिल्ली की सीटें बीजेपी जीत रही है, और जनता लगातार कमजोर हो रही है, और उसका नुकसान जो है पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आज फिर उस शब्द को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था एंटी नेशन केजरीवाल, और वही बात कही उन्होंने कि मेरा निजी विचार था, निजी हैसियत से कहा था, और आज भी मैं उस पर कायम हूं। केजरीवाल ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने जिस तरह देश को, जनता को एक झूठे वादे में, मोह में, एजेंडे में फंसाया जिसको पूरा नहीं कर पाए, न वो करना चाहते थे, और उसी का नुकसान है कि जनता भी परेशान है और पूरा विपक्ष भी जो है उसको फिर से गाड़ लेना पड़ रहा है, फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आम आदमी पार्टी से 2014 में गठबंधन हुआ था कांग्रेस का, वो गलत था। फिर उसके बाद अभी लोकसभा में जो हुआ 2024 में, वो भी गलत था। और अब अगर कोई जरूरत पड़ी उनको या कोई बात स्थिति हुई तो मेरा निजी विचार है कि हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने हरियाणा में हमें धोखा दिया और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले धोखा दिया। तो अजय माकन ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि पूरे देश में इसका असर पड़ता है दिल्ली में। आज संदीप दीक्षित ने भी एक बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर। देखिए, ये चुनाव जो है बहुत शीला दीक्षित सेंट्रिक हो गया है, हम पहले से कह रहे हैं इसको। हर जगह शीला दीक्षित की बात हो रही है, और कौन कर रहा है? कांग्रेस के वो नेता भी जो कभी शीला के समर्थक नहीं रहे, उनमें अजय माकन भी शामिल है। अजय माकन शीला के समर्थकों में नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने भी कहा कि जब तक शीला दीक्षित रही हम दिल्ली की 7 सीटें जीतते रहे। तो संदीप दीक्षित न केवल खुद अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी दिल्ली में उन्होंने एक अलग हवा बना दी है। पुराने कांग्रेसी जो 10-11 साल से घरों में बैठ गए थे। जी शकील जी, जरा मैं ये इस पे हम लोग और बात करेंगे, लेकिन जरा यहाँ पर राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो दिल्ली में उसकी क्या चर्चा है, जरा ये बताइए। आप चूंकि कांग्रेस के नए कार्यालय में थे, वहां उसकी चर्चा भी हुई होगी, राहुल गांधी के भाषण की, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से मुलाकात की, पटना गर्दनी बाग जाकर बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की, ये सारी चर्चाएं तो ही होंगी। क्या कुछ रहा इधर? दिल्ली में इस बात को लेकर पूरा विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। दिल्ली की तरह वहां पे ये सब नहीं होने वाला है, और वहां पे राहुल गांधी ने लालू जी से मुलाकात करी, राबड़ी से करी, तेजस्वी खुद उनसे मिलने गए थे। तो वहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और वहां पे इस बार जो है इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करने वाला है। देखिए, आज जो राहुल ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में और उसके बाद कांग्रेस का जो पीसीसी ऑफिस है वहां सदाकत आश्रम, वहां जाके वहां उन्होंने एक राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन किया, एक इंदिरा गांधी कर्मचारी आवास का किया। तो ये सारे मैसेज जो राहुल वहां दे रहे हैं या वहां से संविधान सुरक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो दिल्ली में तो क्लियर मैसेज है, दिल्ली में कांग्रेस में खुशी है इसकी कि बिहार को लेके अगर किसी को कोई गलतफहमी रही हो, कोई शक शुबा रहा हो सॉरी, तो आज राहुल के वहां जाने से वो सब दूर हो गया। जिस तरह लालू यादव खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो सबको दिख रही थी। और राहुल तो उत्साह में रहते ही हैं, राहुल तो बहुत प्यार से अपनेपन से मिलते ही हैं, लेकिन तेजस्वी भी, राबड़ी भी, तो इसका सीधा मैसेज है। और आज जब वो स्टूडेंट से मिलने गए बीपीएससी के, उसने पूरे बिहार के, और बिहार के नहीं पूरे देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो ऐसे छात्र हैं जिनको ये चिंता है कि पढ़ने के बाद हमें मिला क्या, उनमें एक आशा की नई उम्मीद जगा दी है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी के छात्रों के ऊपर 3 बार से ज्यादा नीतीश कुमार सरकार लाठीचार्ज कर चुकी है, बुरी तरह उन्हें मारा है। उनकी गलती क्या है? उनकी मांग क्या है? सिंपल मांग कि भाई जो परीक्षाएं होती हैं वो सही तरीके से हो, सही तरीके से रिजल्ट निकले, और उसके बाद सही तरीके से जो चुने गए लोग हैं उन्हें ज्वाइनिंग का मौका मिले। जब तेजस्वी यादव थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने हजारों लड़के लड़कियों को नौकरी दी है टीचर की। पूरे देश में पिछले 11 साल में कहीं नहीं हुआ जितना तेजस्वी ने नौकरी दी वहां पे बिहार के अंदर। तो मैसेज बहुत क्लियर है, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के बाहर भी, कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल निभा रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने जिस तरह से मोहन भागवत पे, बीजेपी पे हमले किए, और हमले के साथ संविधान का जो महत्व बताया कि संविधान है क्या चीज, यही संविधान है जो देश की गरीब जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखे हुए है। अगर ये संविधान न हो तो आप लोगों की न तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता बचेगी, ना आपको जीने की स्वतंत्रता बचेगी, ना आपको काम की स्वतंत्रता बचेगी, और आपको जो है कोई भी स्थिति वो नहीं रहेगी जो 1947 के बाद बनी है। मतलब प्रतिगामी स्थिति हो जाएगी। आप वापस जो है उस मनुवाद के दौर में पहुंच जाएंगे जहां पे दलित और पिछड़ों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता था। राहुल ने इसीलिए जाति गणना की बात करी, इसीलिए उन्होंने कहा कि 50% से ऊपर इसको मैं लेके जाऊंगा कैप को। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाति गणना के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में इन्हीं के सामने पास करवाऊंगा। बहुत साफ मैसेज है राहुल के, और उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि राहुल जिस तरह से पूरे देश में संविधान को लेके एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वो गजब चीज है। इससे पहले कभी भी संविधान को लेकर न तो देश में इतनी चर्चा हुई, न जागरूकता पैदा हुई। आज जैसे उन्होंने कहा कि ये तो गंगा की तरह सबके मन में होना चाहिए संविधान, और वे गंगोत्री को ही रोक रहे हैं। गंगोत्री मतलब जब देश आजाद हुआ तभी तो संविधान बना, तो आज देश की आजादी पर ही सवाल कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मोहन भागवत यहां कह रहे हैं कि 1947 में नहीं बल्कि 22 जनवरी 2024 को देश आजाद हुआ था, ये बात यहां कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति, और इस राजनीति में आगे क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी, और प्रशांत टंडन जी, हेमंत कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है। आपके पास ही आना चाहता हूं प्रोफेसर साहब। राहुल गांधी पटना में, और एक साथ धमाकेदार एंट्री होती है पटना में सुबह सुबह, और सुबह से खबरों में बने रहते हैं राहुल गांधी, और भाषण वहां देते हैं, फिर सदाकत आश्रम में अपने मुख्यालय में जाके भाषण देते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वहां भी सीधी बात करते हैं। उसके बाद पटना गर्दनी बाग पहुंचते हैं छात्रों के बीच, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचते हैं, और हरे चने, जो चना बूट कहलाता है, वो खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, मंदिर देखते हैं, गौशाला देखते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ एक अलग ट्यूनिंग दिखाई देती है राहुल गांधी की। क्या कहेंगे आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और क्या यहां से देश की सियासत में कुछ होते हुए आने वाले समय में आपको दिखाई देता है? आवाज आपकी आवाज जी ठीक है जी, आवाज आ रही है? आ रही जी जी। राजीव जी, राहुल गांधी जी के पटना पहुंचने को, और उन्होंने जो 3-4 जगह शिरकत की है, उसे मैं 2 रूप में देख रहा हूं।
पहला तो ये कि राहुल गांधी ने आज बिहार के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है कि ज्यादा वक्त नहीं है, बिहार के चुनाव में 5-6 महीने का समय है। बहुत जरूरी होता है कि जब आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हों, और बिहार वो स्टेट है जहां सामाजिक न्याय की राजनीति लंबे समय से चल रही, बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी वहां अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तड़प रही है। वो जमीन जहां पर जाति जनगणना का मुद्दा ही नहीं शुरू होता है, जाति जनगणना होती भी है, उसके आंकड़े भी जारी होते हैं और एक नई राजनीति की इबारत लिखी जाती है। ये वो जमीन है जहां से इंडिया अलायंस को एक तरह से नया रूप मिला था, वहां से शुरुआत हुई थी, और वो नीतीश कुमार एक सूत्रधार के रूप में आए थे जो आजकल एनडीए के साथ। जो सवाल आपका है वो यहां से जुड़ता है कि जो व्यक्ति, जो नेता इंडिया अलायंस का सूत्रधार रहा हो, उस एजेंडे का सूत्रधार रहा हो, जिसे राहुल गांधी ने बखूबी और बहुत शिद्दत के साथ पूरे देश में उसे उठाया ही नहीं, बल्कि उस भारतीय जनता पार्टी को जो आरएसएस के 100वें साल में हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान को बदलने के मादे के साथ चल रही थी, उसके घुटनों का बल ला करके खड़ा कर दिया। और आज राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा भी कि वे जो संविधान को खत्म करना चाहते थे, उन लोगों को आपने संविधान के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। ये जनता की ताकत होती है, ये लोकतंत्र में लोगों की ताकत होती है, ये उस संवैधानिक व्यवस्था में, उस चुनावी लोकतंत्र में मतदाताओं की ताकत होती है कि उन्होंने उस व्यक्ति को जो समूचे देश को एक तरह से बंधक बना चुका था वैचारिक रूप से, जिसके पार्टी के लोग खुलेआम ये कह रहे थे कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें जीतना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी नतमस्तक होता है उस संविधान के साथ। यहां से एक नई सियासत आप देखते हुए गुजरते हैं कि कैसे बिहार में एक नई इबारत लिखी जा सकती है। वो सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि पाटलिपुत्र से जो इंद्रप्रस्थ की दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के, और इसके बारे में आपने कहा भी कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया और बिहार में अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत किया गया, वहां अगवानी कौन कर रहा था? मौर्य होटल शायद है, वहां पर कौन खड़ा हुआ था? तेजस्वी यादव। और फिर लालू प्रसाद यादव ने अपने घर पर उनको एक तरह से मेहमान नवाजी की, बिहार का तमाम भोजन कराया उनको। तो वो एक नई जो शुरुआत आप कहें कि वो देश जिस तरफ जाना चाहता है, इस देश के लोग जिधर देश को ले जाना चाहते हैं, उधर जाते हुए वो चीजें दिखाई पड़ रही। और इसमें नीतीश कुमार की एंट्री भी हो सकती है, और नीतीश कुमार की एंट्री का मतलब है कि फिर नायडू जी भी, मुझे लगता है कि देर सवेर वो अपना जो कंधे पर उनके जुआ रखा हुआ है, जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे, बैलगाड़ी का जो जुआ होता है, हल्का जुआ होता है, तो जो रखा हुआ है उसको भी उतार फेंकेंगे। वो कब तक आखिर नरेंद्र मोदी के उस पूरे सियासत के बोझ को ढोएंगे? उनकी राजनीति रही धर्मनिरपेक्षता की, उनकी राजनीति रही संवैधानिक लोकतंत्र की, लेकिन आज खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। ये कहा जा रहा है कि साहब वास्तविक आजादी तो तब मिली जब मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये अपमान उन देश के शहीदों पर भी, उनका भी अपमान है, और 90 साल की स्वाधीनता आंदोलन का पूरा अपमान है, संविधान सभा में जो लोग थे उनका अपमान है। और अभी तक जो राजनीति हुई, अभी तक जो अधिकार लोगों को मिले, वो सब आपने एक तरफा पानी में बहा दिए। वो इसलिए क्योंकि आपको मनुस्मृति पसंद है। पहले दिन से ही संविधान का विरोध करने वाली आरएसएस
आज अगर ये कह रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन देश का एकमात्र नेता वो राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो ये बात कह रहे हैं, अगर किसी और देश में होते तो वो जेल में होते और देशद्रोही का मुकदमा चल रहा होता। ये एक तरह से उन करोड़ों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के आजादी और उनके अधिकार को खत्म करके मनुस्मृति को लादने की पूरी तैयारी का कोई मानसिकता दिखाई पड़ती है। और उस पर जो प्रहार किया है राहुल गांधी ने, वही मैं कह रहा हूं कि देश जिधर जाना चाहता है उसके अगुआ राहुल गांधी बन रहे हैं। और राहुल गांधी जिस वक्त में मौजूद हैं, कभी कभी मैं ये सोचता हूं व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है कुछ लोग मुझसे असहमत भी हों, मैं ये सोचता हूं कि इस समय अगर राहुल गांधी नहीं होते तो जो हालात इस वक्त देश में हैं उनको कौन लीड कर रहा होता। जिस तरह की नफरत और हिंसा है, विभाजन है, लिंचिंग का एक पूरा दौर गुजर चुका है, दलितों के मुंह पर पेशाब हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसानों की शहादत लगातार हुई है, मजदूरों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। कौन सा ऐसा वर्ग बचा है, अंबानी अडानी को छोड़ दीजिए, तो सब पर प्रहार हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी इस वक्त नहीं होते तो कौन होता जो 24 मुकदमे अपने ऊपर झेलता। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी पर जो 24 मुकदमे हैं वो दरअसल उनके माथे पर तमगा है। इस देश के लोगों की खातिर, इस देश के लोगों को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसके लिए ये इनाम मिल रहा है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी को इन मुकदमों की कोई परवाह नहीं है। तो राहुल गांधी जिनके बारे में कई बार कहता हूं कि सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, राहुल गांधी समाज को बदलने के लिए वो समाज नीति पर भी चल रहे हैं। तो एक बेहतर समाज की रचना करना, एक संविधान पर चलने वाले राष्ट्र की रचना करना, जो नेहरू जी का सपना था आइडिया ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था संवैधानिक राष्ट्र बनाने का, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का, जो गांधी का सपना था कि इस देश में सत्य और अहिंसा की राजनीति हो, वो सपने साकार करने के लिए राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज जो पटना में उनकी तमाम बैठकें हुई, तमाम सभाएं हुई, वो उसी कड़ी में है और उसी का एक हिस्सा है और ये बदस्तूर जारी रहेगी। रही बात सत्ता परक राजनीति की, तो हो सकता है कि नीतीश जी को भी थोड़ी शर्म और लाज आए और जो उनकी पार्टी को खत्म करने पर लोग आमादा हैं उनसे जरा मुख उनका मुड़े, वो समझे इस बात को कि उनकी जमीन को खत्म किया जा रहा है, वो लौट करके आए अपने सही जगह पर उस धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ, उस अहिंसा और बलिदान की राजनीति के साथ, 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी की राजनीति के साथ अगर नीतीश कुमार आकर के खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि ये जो घटाटोप है फांसीवाद का, ये जो घटाटोप है सांप्रदायिक राजनीति का, ये जो घटाटोप है हिंदुत्व की राजनीति का और हिंदू राष्ट्र के सपने का, उसको तोड़ने में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और इस देश की आवाम कामयाब होगी। देश उधर देख रहा है और उधर जाने के लिए बेताब है। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, देश देख रहा है उधर। और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या तस्वीर बनती हुई आपको दिखाई देती है? आज 18 तारीख शनिवार का दिन, राहुल गांधी पहुंचते हैं पटना और उस पटना में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उस पर हम चर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन यहां से दिल्ली में हलचल तेज हो जाती है। एक तरफ संजय झा के यहाँ पहुंचते हैं अमित शाह, उसके बाद फिर अभी शाम को उधर आंध्र प्रदेश पहुंच रहे हैं। तो नीतीश बाबू और चंद्र बाबू, इन दोनों को साधने की जबरदस्त कोशिश यहां साफ दिखाई देती। क्या कहेंगे आप? देखिए, पटना ने कई बार दिल्ली को हिलाया है। इमरजेंसी के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो भी वहीं से शुरू हुआ था, वो भी छात्रों का आंदोलन था और छात्र आज सड़कों पर है वहां पे बीपीएससी के, जिनसे राहुल गांधी मिले। देखिए, पटना की राजनीति में दो बहुत अहम बातें हो रही हैं। एक, बीजेपी लगभग ये तय कर चुकी है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं है।
इस बात का इशारा कर चुके हैं अमित शाह, और इस बात को एनडीए के दूसरे पार्टनर्स चिराग पासवान भी कह चुके हैं। वो तमाम बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगली बार, ये बात नहीं करते हैं। लोकसभा के चुनाव के समय ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही गई थी, वो सिरे से गायब हो गई है। और दूसरा पक्ष, उसका दूसरा पहलू है कि बिहार में अब सामाजिक न्याय की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी तक बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, तेजस्वी और एनडीए के खेमे में या कभी इधर उधर जाते आते रहे नीतीश कुमार करते थे। अब वो राजनीति में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस ने उस पूरी राजनीति को पूरी तरीके से, आप कहें कि जैसे कि आत्मसात कर लिया है। क्या वो मुख्य कांग्रेस का जो प्लैंक है, सोशल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल, वो अब सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द है। और आज राहुल गांधी की विजिट ने इसको बहुत मजबूत किया है। तो जैसे जैसे बिहार में सामाजिक न्याय का पलड़ा भारी होगा, सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत होगी और आरजेडी और कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़ के साथ देंगे, लेफ्ट पार्टियां वहां पे ऑलरेडी हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनेगा। नीतीश कुमार के ऊपर एक दबाव तो यही है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के टॉप लीडरशिप यानी 3 लोग, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से बीजेपी में ये नहीं कहलवा पाए कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बरकरार है। वो अपना पोस्टर लगा रहे हैं जेडीयू के लोग कि 25 से 30 नीतीश, लेकिन बीजेपी इसको नहीं कह रही, जो बड़ी पार्टनर है आज की सरकार में, बड़ी पार्टनर है। तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि बिहार में अब अगले कुछ महीनों में राजनीति का जो एपिसेंटर है वो बिहार रहेगा और वहां पे सामाजिक न्याय की राजनीति अब वहां पे नए सिरे से शुरू होगी। आज राहुल गांधी वहां पे सामाजिक जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी गए थे पटना में, और आप देखिए कि कांग्रेस में वो पोस्टर, वो नारे पहले नहीं लगते थे जो अब दिखाई देते हैं। मंच पे आप देखिए कि कौन लोग बैठे हुए थे, तो ये सारे लोग वो लोग थे जिनको अभी तक की राजनीति में ये लोग आरजेडी या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दिखाई देते थे। पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी इस विमर्श में घुसी है और पूरी ताकत के साथ घुसी है। तो इसका असर बिहार की राजनीति में और बिहार के जरिए देश की राजनीति में होना ही है। जो मुलाकातें हुई हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना, लालू प्रसाद यादव जी ने उनको अपना घर दिखाया। केवल यही बातें थोड़ी ना हुई होंगी, कुछ और बातें भी हुई होंगी जो अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। 2 राजनेता अगर मिलते हैं तो क्या बात करते हैं। तो प्रदेश की राजनीति, एनडीए, नीतीश कुमार, इस पे भी बातें हुई होंगी जिसका असर हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका असर हम आने वाले समय में देखेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे। ज़रा अब आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास। पटना में आप हैं, कैसा क्या कुछ है, क्या माहौल है और क्या पैगाम है वहां से, क्या मैसेज है? एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपनी रणनीति के तहत चलने वाले इंसान आप जानते हैं और एक मजे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनसे मुलाकात होती है, दोनों हाथों को फैलाकर वो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं और लगातार हमलावर हैं। आज फिर जुबान फिसल गई नीतीश कुमार की। सुन लिया आप लोगों ने बयान, नीतीश कुमार के भी बयान सुने आपने और तेजस्वी यादव के भी सुने। अब यहाँ पर माहौल कैसा है और क्या कुछ पॉलिटिकल सीन वहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
धन्यवाद राजीव जी। पटना में आज राहुल गांधी आए और उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। बीजेपी हमेशा चाहती है कि खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में विपक्ष कमजोर रहे, कमजोर हो, कमजोर नहीं भी रहे तो परसेप्शन कम से कम बनाया जाए। तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर के परसेप्शन बनाया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि ये इंडिया अलायंस जो है वो बिखर गया। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। जो इंडिया अलायंस जब बना था उस समय ये सब लोगों को पता था कि उसमें कहा गया था कि ये लोकसभा चुनाव के लिए बन रहा है और राज्यों के चुनाव करके अलग अलग ढंग से वो चीजें तय होंगी, ये तो स्पष्ट था उस समय। फिर भी ये परसेप्शन बनाया गया कि अब तो तेजस्वी ने भी कह दिया है कि इंडिया अलायंस बिखर गया। तो सामाजिक न्याय की शक्तियां कमजोर हो, ये बीजेपी की बहुत आंतरिक इच्छा है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री आज पटना में हुई और उन्होंने यह दिखाया, और दूसरे पक्ष से आरजेडी के तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनके पूरे परिवार ने यह दिखाया कि सामाजिक न्याय की शक्तियां बिहार में विभाजित नहीं बल्कि एकजुट हैं। और कांग्रेस ने इस सामाजिक न्याय को जो लिया है अपने हाथ में, उसमें वो कोई सामाजिक न्याय की शक्तियों को विभाजित करने वाला काम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की शक्तियों को एकजुट करने के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए। तो ये संदेश साफ साफ दिया गया है और ये विपक्ष, ये बीजेपी के लिए निराशाजनक है कि ये तस्वीर उनको देखनी पड़ गई कि जिन चीजों को लेकर के वो वाहवाही और सोशल जो मेनस्ट्रीम मीडिया है जो लगातार इन चीजों पर चर्चा केंद्रित कर रहा था कि इंडिया अलायंस बिखर गया, तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में खींचतान चल रही है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा नैरेटिव है जो बीजेपी चाहती है कि इसको लगातार जिंदा रखा जाए, लेकिन इस नैरेटिव को आज बहुत बड़ा आघात लगा और वो आघात बीजेपी को भी लगा कि बीजेपी चाहती नहीं है कि इस तरह का नैरेटिव सामने आए कि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, और खास करके जो हिंदी पट्टी का दो राज्य है और खास उसमें भी जो बिहार है, पटना है, वो हमारे खिलाफ एकजुट नजर आए। तो राहुल गांधी की एंट्री ने इस बात को तो क्लियर कर दिया कि सामाजिक न्याय की शक्तियां एक नए सिरे से एकजुट हो रही है और सामाजिक न्याय के एजेंडे को जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है कांग्रेस, उसको आगे लेकर के जा रही है। पटना में जो ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन हुआ उसमें भी एक तरह से नए किस्म का ये की तस्वीर देखने को मिली कि एक तो कई राज्यों में ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का जो लोकल लीडरशिप है वो उसने अपनी एंट्री मार करके और मंच पर तो उसका कुछ अलग मंच पर उसने जगह बनाई और उससे संदेश गलत गया। बिहार में ये नहीं हो पाया। बिहार में जो उनके लीडर थे उनके लिए जगह सुरक्षित थी, वहां उनको जगह मिली, लेकिन मंच का जो दायित्व था, जो लोग वहां उसके आयोजक थे, उन लोगों ने उसको पूरी तरह से संचालित किया और वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहां पर राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठाया वो सवाल तो पहले से ही उठाते रहे हैं, लेकिन एक सवाल साफ ये है कि वो हमारी आजादी की लड़ाई की निशानी है, आजादी की लड़ाई का आउटकम संविधान है हमारा, और उस पर जो हमला हो रहा है लगातार, संविधान को लगातार बाईपास करने की जो कोशिशें हो रही है बीजेपी की ओर से, उनकी सरकार की ओर से, तो उन कोशिशों को किस तरह से जनता के बीच में रखा जाए। राहुल गांधी ने इसको बखूबी वहां पर रखा कि संविधान को हम क्यों बचाना चाहते हैं, और ये सवाल सामने आया कि क्योंकि जो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से देश संचालित हो रहा है वह लगता नहीं है कि देश किसी पार्टी की ओर से, किसी राजनीतिक दल की ओर से संचालित हो रहा है, बल्कि वो इस तरह से लगता है कि वो कोई गिरोह संचालित कर रहा है। अब मोहन भागवत जी को एक दिन विचार आ गया कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बल्कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन आजादी मिली। तो यह तो उसी तरह की बात हुई कि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। तो ये जिस तरह की बातें ये करते हैं तो उसको कोई गिरोह ही कर सकता है। संवैधानिक संस्थाओं में, संविधान के मूल्यों में, आजादी की विरासत में भरोसा रखने वाला कोई राजनीतिक दल या उसका नेता
या किसी तथाकथित सांस्कृतिक संगठन का अगुआ ऐसी बातें करे तो मैं कहता हूं वो नेता नहीं बल्कि वो किसी गिरोह का संचालक है। और इस बात को, संविधान के सवाल को दलितों के, पिछड़ों के का सवाल ही नहीं है, ये पूरे देश के लोकतांत्रिक इसके ये उसका मिजाज पर, उसके ढांचे पर हमला है कि अगर आप संविधान को निगेट करते हैं, आजादी की लड़ाई को निगेट करते हैं, आजादी की विरासत को निगेट करते हैं, तो एक तरह से देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर आप हमला करते हैं। तो ये सवाल जो है ये आज प्रमुखता से फिर से राहुल गांधी ने इस बात को रखा, जो लोग पैनल डिस्कशन में थे उन लोगों ने भी इस बात को रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इन सवालों से ऊपर उठ करके कि इंडिया अलायंस का की जो मजबूती है वो साफ साफ दिखी। राहुल गांधी ने अपने आप को अलग एक्सप्लोर किया है जिस ढंग से। अब जैसे वो बीपीएससी के छात्रों के बीच में गए जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो आरजेडी का जो कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी वहां मौर्या होटल में, वहां गए, लालू यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, सदाकत आश्रम में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गए। तो ये एक तरह से सभी लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, अपनी पार्टी के लोगों को एड्रेस किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जो अलग अलग, जो कांग्रेस के लोग नहीं थे उसमें, वो अलग अलग समूहों से, अलग अलग ये क्षेत्रों से लोग आए हुए थे और उनको भी उन्होंने संबोधित किया। दूसरी ओर जो उनका जो पॉलिटिकल एलाइज है आरजेडी, उनके पॉलिटिकल एलाइज जो लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनके साथ भी डायलॉग किया। तो इससे ये साफ साफ संदेश गया कि जो इंडिया अलायंस और उसके पार्टनर हैं वो मजबूत है और कहीं से कोई मतभेद नहीं है। और एक बात, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी बिहार में कमजोर हो जाएगा और कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। क्योंकि मैं यह क्यों नहीं कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी कमजोर होगा, बीजेपी और बिहार में बीजेपी कमजोर होगी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर होगी, देश के मुख्तलिफ राज्यों में बीजेपी कमजोर होगी। क्योंकि लड़ाई अगर विपक्ष की बीजेपी से है या बीजेपी की लड़ाई अगर विपक्ष से है तो स्पेस कौन किसका खाएगा। तो एक नैरेटिव गढ़ने जा रही है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी कमजोर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही एक तरह से फॉल्स नैरेटिव है। लेकिन ये जनता के बीच में इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जाती है जो गोदी मीडिया है उसकी ओर से कि ऐसा ही होगा। और इस वजह से जो बाकी के जो इनके एलाइज हैं वो सतर्क है, सचेत हैं कि हम कम सीटें देंगे, अधिक सीटें देंगे। आप एक उदाहरण, तो सबसे बड़ा उदाहरण पिछले चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का, जिसमें आरजेडी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी। इससे अधिक उदारता क्या हो सकती है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि इससे कमजोरी नहीं है बल्कि विपक्ष की एकजुटता का एक तरह से आगाज है। और ये चुनावी साल है बिहार के लिए, 7-8 महीने में यहाँ चुनाव की घोषणा हो जाएगी जी। तो ये साफ साफ है कि विपक्ष की एकजुटता का बड़ा संदेश राहुल गांधी ने दिया है। और संविधान का सवाल जो है वो बिल्कुल अग्रिम मोर्चे पर अभी टिका हुआ है और वो सवाल इस देश के बहुसंख्यक लोगों को एड्रेस कर रहा है। जी बिल्कुल, संविधान का सवाल सबसे बड़ा सवाल है और वो सवाल बहुसंख्यक लोगों को एड्रेस कर रहा है। राहुल गांधी इस सवाल को बार बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंचों से उठा रहे हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो या संविधान सम्मान सम्मेलन हो, इन सम्मेलनों के जरिए राहुल गांधी संविधान की सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं और उसके जरिए एक वंचित समाज को सामने लाने की कोशिश राहुल गांधी की है। लेकिन उन सबके साथ साथ क्या राजनीति भी उस दिशा में बढ़ रही है? क्या यहां से राहुल गांधी जिस संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसके जीत के लिए कोई रास्ता तैयार कर रहे हैं क्या? ये सब पर और इन सब पे हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि नीतीश कुमार आखिर अब कहां दिखाई देते हैं। चंद्रबाबू नायडू को साधने की कोशिश आज की तारीख में यहां अमित शाह या नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले एक कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी से। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी का ये पटना दौरा? राजीव जी, राहुल गांधी का पटना दौरा एक कहा जाए दिल्ली से लेकर पटना तक और पूरे देश को हिलाने वाला दौरा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से मीडिया ने एक अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ रही है और खासतौर से
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें कही जा रही थी, तो पहले तो अखिलेश यादव ने हवा निकाल दी थी, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी थोड़ी सी, कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। और आज तो जिस तरीके से राहुल गांधी का वहाँ खैर मकदम हुआ और लालू प्रसाद यादव से भी मिले, वहाँ गए, उनके कार्यक्रम में भी गए, तेजस्वी यादव ने उनका जिस तरीके से स्वागत किया, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। और लड़ाई जो शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, वो लड़ाई रुकी नहीं है, वो लड़ाई बल्कि और विस्तृत पैमाने पर लड़ी जाएगी। दूसरा, राहुल गांधी ने साफ तौर पे एक बार फिर दोहराया कि चाहे मुझको कितना भी नुकसान हो जाए, मैं इस जातिगत जनगणना के सवाल को उठाता रहूंगा, इसको कड़ा करवा दूंगा। राजीव जी, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी, तो कहा यह जाता है कि चूंकि चौधरी देवीलाल से उनके कुछ इख्लाफात थे और देवीलाल को दबाना चाहते थे, इसलिए आनंद फानंद में उन्होंने उसको मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था। उसके लिए कोई माहौल जो था वो नहीं बनाया गया था। राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो एक किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, ये साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी पहले माहौल बना रहे हैं। जो काम मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से पहले वीपी सिंह को करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने, वो काम जो गुरुतर दायित्व है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं कि जनता के बीच ये बात जाए कि हम जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं, ये क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ होंगे, और समाज के अंदर क्या जो गतिविधियां चल रही हैं, और समाज के अंदर जो एक तरह से कहा जाए जो अन्याय है, वो अन्याय क्यों है और वो अन्याय दूर कैसे होगा। तो राहुल गांधी पूरा एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं और जगह जगह जो सुरक्षा सम्मेलन कर संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं, उसके जरिए वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान को बचाना क्यों जरूरी है और संविधान ने हमको क्या अधिकार दिए। और आज उन्होंने कहा भी साफ तौर पे कि ये जातिगत जनगणना का सवाल जो उठा रहा हूं, ये संविधान का ही दिया हुआ है, क्योंकि संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हक है। तो हम जो जाति के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो, जो समाज के अंदर अन्याय है, उस अन्याय को खत्म करना है, तो अन्याय तभी खत्म होगा जब जातिगत जनगणना होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी बता रहे हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं, ये एक तरीके से कहा जाए, उन्होंने कहा कि चाहे मुझे इसका कुछ नुकसान भी हो तब भी मैं इसको पूरा करूंगा। तो यानी वो एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक मसला भी है, राजनीति सारी चीजें तय करती है। तो राहुल गांधी अगर इस मसले को लेकर आगे चल रहे हैं और लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि राहुल गांधी इस कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो राहुल गांधी को या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को इसका आने वाले समय में चुनावी फायदा भी होगा। लेकिन फिलहाल जो है, जो समाज के अंदर एक अन्याय है, उसके खिलाफ राहुल गांधी एक अलग जगाते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी जी, शकील जी, आपको क्या लगता है कितना चुनावी फायदा हो सकता है राहुल गांधी का ये जो पटना का दौरा है? लेकिन उससे पहले बिहार में चुनाव है, आप जानते हैं, इसी साल के आखिर में, और बिहार के चुनाव से पहले बहुत सारी बातें हो रही हैं। लगातार नीतीश बाबू के पलटने की बात हो रही है, उनके अस्तित्व पर खतरा है, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है, इसकी चर्चा हो रही है। प्रशांत टंडन जी जैसे बता रहे थे कि ये तय मानिए कि अगर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं नीतीश बाबू, तो पहले से घोषित मुख्यमंत्री के तौर पर वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि एनडीए का जो विधायक दल होगा वो फैसला लेगा कि आने वाले समय में अगर सरकार उनकी बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ये बात कह चुके हैं। ऐसे में एक तरफ एक जिम्मेदारी, और बहुत ऐसी जिम्मेदारी नीतीश बाबू के ऊपर है कि अपनी पार्टी को आगे लेके जाएं, खुद को उस कुर्सी तक रखें न रखें, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, उन सब का कोई असर देश की राजनीति पर, और उसको कैसे देखा जाए, किस ढंग से आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, असर तो पड़ गया। आज राहुल के पटना दौरे से ये बात साबित हो गई कि वहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और जो ये बातें फैलाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, कांग्रेस को लोग अलग थलग कर देंगे, वो सारी बातें हवा हवाई निकली। इंडिया गठबंधन का एकजुट रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंडिया गठबंधन अगर बिहार में चुनाव लड़ता है एक साथ, तो राजनीति तो अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो अगले साल 4 या 5 राज्यों के चुनाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी का दौरा एक तो चुनाव के लिए, और चुनाव के साथ पूरे देश में एक वातावरण बनाने के लिए। देखिए, राहुल इस वक्त जो है एक मुद्दे पर खाली अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने संविधान को केंद्रीय मुद्दा बना दिया। बीजेपी इसीलिए इससे परेशान है, घबराई हुई है, और उसी घबराहट में पहले अमित शाह ने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि देश आज़ादी नहीं हुआ था।
अगर देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश आज़ाद अभी पिछले साल हुआ है तो संविधान जो है उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, रिएक्शन जिसे कहते हैं, घबराहट जिसे कहते हैं, कि राहुल ने आज पूरे देश में एक संविधान को मुद्दा बना दिया। आज गांव में, छोटे शहरों में, हर जगह लोगों की दिलचस्पी संविधान में बढ़ रही है। अखबार उसके बारे में छाप रहे हैं, लोग संविधान की कॉपी खरीद के पढ़ रहे हैं। हमने उस दिन आपको बताया था, फोटो भी लगाई थी हमने उसकी, कि जो फुटपाथ के ऊपर, पुलों के ऊपर किताबें बिकती हैं वो सारा पॉपुलर साहित्य होता है, पॉपुलर किताबें होती हो, उसमें संविधान की किताब रखी हुई थी। हमने फोटो खींची थी, ट्विटर फोटो लगाई कि संविधान की किताब अगर फुटपाथ पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि संविधान देश में कितना बड़ा जो है मुद्दा बन चुका है। तो इसलिए राहुल जो है आज अपनी राजनीति में, अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल है। वो जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन आज इन्होंने यहाँ करा है पटना में, अब उसके बाद वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में यात्रा निकालेंगे। वो दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर से वो यात्रा निकालेंगे। अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है ये, वाल्मीकि मंदिर से पैदल यात्रा निकालने का अपने आप में संदेश है। तो ये सारे संदेश जो है राहुल गांधी बहुत स्पष्ट तौर पे दे रहे हैं और इसको जो है जनता ग्रहण भी कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ भी बोलते रहो, अगर जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज क्या है, हम लोगों ने सीलमपुर में देखा जनता किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी। जनता उनसे बात कर रही थी, जनता उनकी बात को समझ रही थी। यही राहुल की सबसे बड़ी सफलता है। अगर राहुल बोले और जनता में कोई रिएक्शन ना हो तो राहुल को बोलना बेकार है। आज आपने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में देखा, वहां भी एक आदमी ने सवाल किया राहुल से। राहुल जब ब्रेकअप दे रहे थे वहां पे, राहुल बता रहे थे कि इतने प्रतिशत ओबीसी, इतने प्रतिशत दलित, इतने प्रतिशत आदिवासी, तो लोग उनकी बात पर सवाल कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा। मतलब राहुल की बात लोगों तक जा रही है और उन्होंने मुद्दा जो है अपनी जगह पर वो सारा का सारा बना दिया है। तो देश की राजनीति में परिवर्तन न हो ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो मुद्दा ही बनता है, सबसे पहले तो माहौल ही बनता है, सबसे पहले एक सिद्धांतिकी बनती है। तो वो सिद्धांतिकी आज बन के तैयार हो गई है, अब उसे जमीन पे उतारने का काम है। तो उसको राहुल कैसे करते हैं, कांग्रेस कैसे करती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि 2025 को वो अपना संगठन का साल बनाएगी। आज उन्होंने पूरा अपना ऑफिस घुमाया, तो वहां पे जो कांग्रेस की सबसे बड़ी सराहना हुई वो इस एक सेंटेंस के साथ हुई कि वहां जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि साहब आपने तो घुमा दिया 15 को उद्घाटन हुआ और आज 18 को 3 दिन बाद, नहीं बीजेपी का ऑफिस कई साल हो गए, उन्होंने तो इस तरह पूरा घुमाया नहीं, वहां तो हमारी एंट्री बहुत ही लिमिटेड है। तो ये फर्क जो है लोगों की समझ में, मीडिया की समझ में, ये अपने आप आ रहा है। तो राहुल की ये सबसे बड़ी सफलता है कि राहुल जिस तरह ट्रांसपेरेंट है, ये गुण जो है राजनीति में बहुत कम लोगों में होता है। राहुल की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप छुपा सकते हो या राहुल छुपाते हो। जनता के बीच वैसे ही जाते हैं, जनता से मिलते हैं। कितने अलग अलग वर्गों से राहुल मिले हैं, अगर आप कहो कि ऐसे उंगली पे गिन के कोई बता दे जी सॉरी, तो बता नहीं सकता उसको। बिना कागज पे लिखे, कागज सामने नहीं होगा तो हम बता नहीं पाएंगे उसको कि 10 से 15 से 20 से 25 से 40 से कितने ग्रुप हैं, कितने समुदाय हैं, कितने कार्य क्षेत्र के लोग हैं जिनसे राहुल मिलते हैं, जिनसे राहुल मिले हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और इसका ये असर हो रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल ट्रांसपेरेंट है, राहुल उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं और राहुल जो है देश में एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की सियासत और उसमें भी खासकर जब वो पटना पहुंचे और वहां से क्या देश की सियासत में कुछ टर्निंग पॉइंट है ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव
वहाँ का जो महागठबंधन है जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, वाम दलों के तमाम नेता हैं, ये सब हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो प्रमुख नेता हैं, एक बिहार के ही नीतीश बाबू जो कुर्सी पर विराजमान है, सीएम की कुर्सी पर, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों को साधने की कोशिश आखिर क्यों, और लगातार क्यों चिंता में? जैसे ही राहुल गांधी अगर कुछ बोल देते हैं चिंता में पड़ जाते हैं नरेंद्र मोदी, आखिर क्यों? ये समझने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा और यहाँ से इन बातों को कई बार हम समझ चुके हैं और जब भी चर्चा यहाँ करते हैं तो समझते आए हैं। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं राहुल गांधी का अग्रेसिवनेस जो है वो भी, और जब आज बिहार पहुंचे हैं, एक लगातार हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, नीतीश बाबू के सामने बड़ी चुनौती है अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी को बचाए रखने की। क्या कहेंगे इस पे? लगाया गया अमित शाह को, चुनौती है तभी तो लगाया गया। और आप देखिए कि सेंट्रल लेवल पे हो क्या रहा है। नीतीश कुमार से आगे अगर हम जाके देखें कि नरेंद्र मोदी स्तर पे क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव को अपने दिशा में मोड़ने का दम रखते थे और मजाक के लहजे में रेवड़ियां कहते थे जिसको, आज उनके मैनिफेस्टो में दिल्ली में वही रेवड़ियां हैं, वही एलपीजी का बात, वही बिजली, फ्री बिजली। जो बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पे फ्री बिजली का मजाक उड़ाते थे, आज उनके मैनिफेस्टो में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और उनको मालूम है कि ये जो समर्थन उनको जहां से मिलता रहा, यानी सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस पर अब सामाजिक न्याय भारी पड़ रहा है और ये चिंता की बात उनके लिए होगी, निश्चित तौर पे होगी। और उसकी शुरुआत बिहार से होगी, बिहार की राजनीति से होगी, और जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने आज के दौरे पे की। आज बहुत इम्पोर्टेंट दौरा था उनका। जैसा हेमंत जी कह रहे थे कि अब वो बैठे किसके साथ थे वहाँ पे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में किसके साथ बैठे थे? दशरथ मांझी के पुत्र, जिनको माउंटेन मैन कहा जाता था, उनके पुत्र के साथ वो बैठे हुए थे। वो एक उनकी टोपी लगाए हुए बैठे हुए थे। किस तरीके के लोग वहां पे थे, किन किन समुदाय के लोग थे, पीछे जो पोस्टर लग रहे थे वो किन लोगों के थे। तो एकदम एक नई राजनीति, जो अभी तक जो राजनीति करते थे लोग, उनको लोग कहते थे कि ये पहचान की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को नेशनल लेवल पे राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। और बिहार उसकी सबसे, मैं कहूँगा कि उपजाऊ जमीन है। बिहार से हमेशा सामाजिक आंदोलन उठे हैं, राजनीतिक आंदोलन उठे हैं। तो बिहार से ये मामला आएगा तो निश्चित तौर पे देखिए, अभी जब राहुल गांधी वहाँ गए हैं, लालू प्रसाद यादव से बात हुई है, वो बीपीएससी के छात्रों से मिले, इन सब चीज़ों का असर आप अगले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि जब से कम बीपीएससी के मामले पे, कि जैसे राहुल गांधी से मिले, आप देखिएगा कि तुरंत उनसे बातचीत शुरू हो जाएगी, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू हो जाएगा। ये राहुल गांधी का जो डर है वो अभी आपको थोड़े दिनों में दिखाई देगा। ये मुश्किल है मोदी सरकार की कि उनके पास अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये संविधान और सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। एक तो तरीका था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये चुनाव आयोग से। अब वो कितने दिन तक कितना कारगर रहता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का समर्थन बड़ा आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट से वैसे समर्थन की अपेक्षा नहीं हो सकती जैसी चंद्रचूड़ के समय हो रही थी। तब उनके पास कोई जरिया नहीं है
कि इस राजनीति को, जो नई उभरती राजनीति है, इसको कैसे हम लाएं, क्योंकि हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति का दायरा बड़ा सीमित हो गया है और दायरा सीमित 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिखाई दे गया, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे गया, अयोध्या में दिखाई दे गया। तो इसलिए ये परेशानी इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की है, आरएसएस के रेलेवेंस की है, और बिहार में जो कुछ होगा उसका असर दिल्ली में पड़ता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ होगा बिहार में उसका असर दिल्ली में पड़ता है। लेकिन गर्दनी बाग पहुंचकर और बीपीएससी के छात्रों से मिलना, उनके कार्यक्रम में नहीं था ये, वहाँ मिलना, और क्या एक जो युवाओं को साधने वाली बात, और साफ साफ जो यहाँ राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं, जैसे एम्स पहुंच जाते हैं, अभी परसों रात को 12:30 बजे रात को एम्स पहुंच गए, और वैसे वो अलग अलग जगहों पे, क्या उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, या यहाँ पर जो राजनीति, राहुल गांधी राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं, ये तय मानिए इसलिए क्योंकि वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो माना जाए? और अगर ये सब कुछ है तो राहुल गांधी का कुछ देर के लिए वहां जाना और प्रशांत किशोर का पहले वहां पहुंचकर पूरी राजनीति को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश करना, क्या फर्क दिखाई देता है बिहार में? आज कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए राहुल गांधी का पहुंचना, दिन भर भी मान लिया जाए तब भी 8 घंटे के लिए कह लें, एक नया यहां पर हम देख रहे हैं सियासत में एक नए मोड़, एक नया ट्विस्ट के रूप में देखा जाए इसको कि आज राहुल गांधी पहुंचे और ये सारा काम वो करके आ रहे हैं जिसकी ज़रूरत थी एक कांग्रेस के नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते। देखिए, राहुल जी की जो पूरी पटना की यात्रा है और उसमें जहां जहां उन्होंने शिरकत की है, अगर आप उन तीनों जगहों की व्याख्या करें और अलग अलग ढंग से, तो सबसे पहले जहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचते हैं तो वो वैचारिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं कि वो आज राजनीति में है तो क्यों है, किन मूल्यों के लिए। स्पष्ट रूप से संविधान के लिए है, संविधान की जो संकल्पना है उसके लिए खड़े हुए हैं, और ये जो उनकी राजनीति है वो किसके लिए है? नौजवानों के लिए। तो वो नौजवानों के बीच में कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो तकलीफें हैं, जिन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, उन नौजवानों के हाथ में कोई डंडे पकड़ा रहा है और दिमाग में नफरत भर रहा है, जबान पर गालियां भर रहा है। लेकिन ये बिहार के नौजवान हो, उत्तर प्रदेश के नौजवान हो, या पूरे देश में कहीं के भी नौजवानों को इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, और जो लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपने लिए नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी तो व्यक्ति अपने लिए ही करता है, लेकिन दरअसल वो नौकरी करते हुए या हम और आप जो कर रहे हैं इस समय, वो राष्ट्र के लिए कर रहे होते हैं, अपने देश के लिए कर रहे होते हैं, उसके डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा कर रहे होते हैं जी। तो उन नौजवानों के बीच में राहुल गांधी का पहुंचना उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम नौजवानों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र और उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। तो राजनीति किसके लिए हो? जाहिर तौर पर अगर वहां किसान होते तो राहुल गांधी वहां भी पहुंचते, और राहुल गांधी लगातार, चाहे वो एम्स पहुंचते हो, चाहे वो किसानों के बीच पहुंचते हो, खेतों में जाते हो, धान रोपते हो, या सब्जी मंडी पहुंच करके लहसुन का वो रेट पूछते हो, तो जिसे हम कहते हैं ना कि आम आदमी की राजनीति, आम आदमी के दुखों तकलीफों को दूर करने की राजनीति वो 6000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ने के लिए नहीं है राहुल गांधी की, वो 8 करोड़ की गाड़ियों में काफिले के साथ चलने की राजनीति नहीं है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की राजनीति वो हजारों करोड़ के महल में रहने की भी नहीं है
अरे साहब, इस व्यक्ति का तो बंगला भी छीन लिया गया, राहुल गांधी के पास है क्या? लेकिन वो राजनीति कि जिस देश के लोगों के साथ जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो पूरा देश उसका हो जाता है, लोगों का घर ही नहीं, लोगों का दिल भी उसका घर बन जाता है। राहुल गांधी वो व्यक्तित्व हैं जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है। और जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन में आपको सफल होना है कि सार्थक होना है, मैंने पिछले भी अपने वक्तव्यों में कहा कि राहुल गांधी अगर चाहते तो वो 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, कौन रोकता उन्हें? लेकिन राहुल गांधी ने जो चुनाव किया ये उनका अपना चुनाव है, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, ये उनका अपना चुनाव है। आज अगर उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलने का चुनाव किया तो अब उनका व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन सवाल यह है कि किसके लिए चुनाव है? पूरे दुनिया भर का चक्कर लगा करके चले आना और डॉलर 86 रुपए पहुंच जाना, ये मोदी जी का चुनाव है। अडानी साहब की तिजोरियां भर जाना और इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हो, ये मोदी जी का चुनाव है। लेकिन ये इस व्यक्ति का चुनाव है। ये सियासत किसके लिए होगी, किसके साथ खड़े होंगे राहुल गांधी, ये उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है कि वो नौजवानों के साथ खड़े होंगे जिन्हें आज रोजगार चाहिए और कल वो भारत के डेवलपमेंट में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। तो ये उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता से अगला कदम कि किसके जरिए होगी, सियासत किसके लिए होगी और फिर उस सियासत का रास्ता क्या? वो रास्ता उनकी अपनी पार्टी और जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता। तो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं, ध्यान रखिए। तो उस विचार के साथ और किसके लिए वो सियासत करना चाहते हैं उसके साथ, तो कांग्रेस पार्टी को भी निर्देश, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक दिशा देने का प्रयास कि हम किसके लिए सियासत करें, धन्ना सेठों के लिए, अमीरों के लिए, या फिर इस देश के नौजवानों, किसानों के लिए, दलितों, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, और उस राज्य में जहां महिलाओं को अपमान किया जा रहा हो। और वो तो नीतीश कुमार की तो अब जबान फिसल रही है, क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां मनुस्मृति को लादा जा रहा हो, मनुस्मृति क्या कहती है? हिंदू कोड बिल को डॉक्टर अंबेडकर लेकर के आए और फिर जब उस समय सफल नहीं हुए तो नेहरू जी ने 2-3 टुकड़ों में उस पूरे हिंदू कोड बिल को लागू किया और इस देश की करोड़ों महिलाओं को आजादी ही नहीं मिली, अधिकार मिले। आज जो महिलाएं बड़े पदों पर विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेते हुए और स्वतंत्र रूप से जो अपना जीवन जी रही हैं, वो कहां से मिला है? अंबेडकर और नेहरू के सपनों से। और राहुल गांधी जब किसी महिला का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो वो हौसला देते हैं कि ये इस डगर पर आगे बढ़ना है और इस देश को संभालना है। बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी अगर चाहते तो कब का प्रधानमंत्री बन चुके हो। सही कह रहे हैं आप। इस सियासत को आपको सल्यूट करना होगा राजू जी। इस देश को समझना होगा कि अगर वो अपने लिए चाहते हैं और इस देश के लिए चाहते हैं तो राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हम सब इस बात को जानते हैं कि ये देश उसी शिद्दत से उस तरफ देख रहा है, बढ़ चला है, लेकिन एक फासिस्ट ताकत भी है, उसका मुकाबला करते हुए आने वाले वक्त में हम एक नया उगता हुआ सूरज देखेंगे। इस देश के भविष्य का और इस देश के मुस्तकबिल पर जो लिखा जाएगा वो अंधेरा नहीं होगा जी, नए भारत का उगता हुआ सूरज होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, नए भारत का उगता हुआ सूरज कब देखेगा ये भारत, उसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले आपको
उस ट्वीट को दिखाना चाहता हूं जो राहुल गांधी जब पटना गर्दनीबाग में बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात के बाद वो लिखते हैं और ट्वीट के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वो अपनी बात रखते हैं। ज़रा उसको आपको दिखाता हूं और ज़रा ले आइए स्क्रीन पर तमाम बातें उनकी। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल जाकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बीपीएससी अन्याय कर रही है और बिहार सरकार लाठी डंडे की चोट दे रही है। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन फेल हो चुके इस इंजन से गरीब मेहनती छात्रों के सपनों को कुचला जा रहा है। युवा शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी की कोई भी भर्ती इनसे बिना पेपर लीक या धांधली के पूरी नहीं होती। छात्रों ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस दागदार परीक्षा को रद्द करके ईमानदारी से री एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज करवाने और असंवेदनशीलता दिखाने की बजाय इनसे मिलकर इनकी मांगों को सुने और गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जब इतनी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है या किसी भी तरह की धांधली होती है तब दूर गांवों से आकर शहरों में छोटे छोटे कमरों में तपस्या कर रहे लाखों गरीब छात्रों का सपना टूटता है और उनके साथ अन्याय होता है। आज के एकलव्य का अंगूठा काटकर उन पर अन्याय नहीं किया जा सकता। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्वीट है राहुल गांधी का, और वो भी तब जबकि वो पटना पहुंचे और गर्दनीबाग जाकर उन बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात करते हैं जो एग्जाम देकर और कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी की बात और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, उनकी सियासत में नया मोड़, नया ट्विस्ट क्या है, इन सब पर एक पॉडकास्ट इसी कार्यक्रम के बाद आप देखेंगे। सीधे इस कार्यक्रम के बाद आप पॉडकास्ट देखिएगा जिसमें राहुल गांधी की आज की सियासत पर चर्चा की गई है। जरूर देखिएगा उसको। सीधे आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी आपके पास। हेमंत जी, राहुल गांधी की हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी पटना पहुंच के जो उन्होंने बातें कही हैं, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के बीच या वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके या उससे पहले संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए, इन सब बातों का कितना असर देश की सियासत और उसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ता हुआ आप देखते हैं? जी राजीव जी, राहुल गांधी की इस यात्रा ने इस बात को साबित किया है कि इस देश में नफरत और विभाजन की जो राजनीति है, जो बीजेपी की और आरएसएस की राजनीति है, उस राजनीति का मुकाबला सामाजिक न्याय का एजेंडा ही कर सकता है। उस एजेंडे के बगैर आप उस राजनीति को खारिज नहीं कर सकते हैं, उसको परास्त नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, प्रतिनिधित्व का सवाल, इन सवालों को हमेशा अग्रिम मोर्चे पर वो रख करके चल रहे हैं, लगातार इन चीजों पर बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान उठा करके भी मैं इन सवालों पर बोलता रहूंगा, काम करता रहूंगा। यह सबसे बड़ी बात है। और आप सिंबल देखिए कि जो दशरथ मांझी के पुत्र को, जो जिनका नाम भगीरथ मांझी है, उनको वहां लाया गया था। वो बहुत कुछ बोल नहीं पाए वो, क्योंकि वो ओरेटर नहीं है, लेकिन वो सिंबल ये है कि राहुल गांधी जिस चीज को सामने लेकर के आ रहे हैं उसमें बेजुबानों की जुबान भी बनना चाहते हैं, बेजुबानों के मुंह में जुबान भी डालना चाहते हैं कि वो बोले, अपनी बात रखें। तो इसको उस सिंबल को भी इस रूप में देखना पड़ेगा कि दशरथ मांझी के पुत्र को वहां लाया गया, उनको मंच से बोलने के लिए कहा गया। तो ये जो राहुल गांधी की जो पूरी पोजीशनिंग है वो बीजेपी और आरएसएस को राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये संविधान का सवाल, आरक्षण का सवाल, प्रतिनिधित्व का सवाल, ये सवाल सिर्फ ये किसी एक स्टेट का सवाल नहीं है, बल्कि ये मुद्दा आता कहां से है? ये संविधान ही हमको इन चीजों को इन चीजों का प्रदाता कौन है? हमारा संविधान है जो इन चीजों को प्रदान करता है इस देश के नागरिकों को। तो इस देश के पूरी विरासत को कैसे बचाना है, संविधान की कैसे रक्षा करनी है, क्योंकि संविधान ही वह
ये है हथियार है जिसके जरिए इस देश के मजलूमों को, इस देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाता है। और यह एक चुनौती है कि इस चुनौती को राहुल गांधी अपने कंधे पर उठा रहे हैं और अपने साथी दलों के साथ भी इस बात को लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो आज जुबान फिसली, मैं उसको बार बार मैं समझता हूं कि मैं इस बात को कई दफे कह चुका हूं कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनकी इस मानसिक अवस्था के लिए उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, वो लोग जवाबदेह हैं। और नीतीश जी आज इस अवस्था में नहीं रहते अगर उन्होंने पाला नहीं बदला होता तो नीतीश जी के लिए ये एक तरह से वो एक ऐसा संकट का समय है कि नीतीश जी बस आज की तारीख में एक पुतले की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब उनकी जुबान फिसलने लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि चलिए हो गया सर, अब रहने दिया जाए, तो उनको लगता है कि अब आगे क्या बोल जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को मुझे लगता है कि नीतीश जी को लेकर के जो बीजेपी करना चाहती है, लेकिन इस बात को तेजस्वी ने बहुत ये गंभीरता से कहा था कि उनको क्या खिलाया जाता है और क्या पिलाया जाता है। तो बिहार की सियासत में नीतीश जी का जो इस्तेमाल बीजेपी करना चाहती है, ये एजेंडा सामने आएगा कि नीतीश जी की यह हालत किन लोगों ने मिलकर के बनाई है। और यह बिहार की सियासत का, जब बिहार में चुनाव का ऐलान होगा तो मैं समझता हूं कि यह भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि नीतीश जी को इस अवस्था में ले जाने वाले लोग कौन है। क्योंकि ये पिछले एक और इसमें पिछले दौरे के दौरान भी उन्होंने ऐसे ही कुछ बात कही थी, फिर जब मुजफ्फरपुर में थे तब भी उन्होंने ऐसी बात कही थी। ये 3-4 बार ऐसी बात कह चुके हैं फिर से। उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा था, लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उनको बार बार दोहराया जा रहा है और वो फिर से एक तरह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। डॉक्टर की सलाह है कि उनको आराम करने दिया जाए, उनको ज्यादा पब्लिक एड्रेस नहीं करने दिया जाए, लेकिन फिर भी करवाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा एजेंडा है और ये बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है आने वाले समय में। तो ये खुला हुआ सच है कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इसका कारण उनके जो लोग हैं वो लोग हैं जो उनको घेर करके बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश जी बस एक पुतला की तरह रहे, लेकिन कब तक इस्तेमाल कर पाएंगे ये अब नहीं लग रहा है कि बहुत दिनों तक ये हो पाएगा, जो स्थिति उन लोगों ने उनकी बना रखी है। जी बिल्कुल एक परिस्थितियां जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर कल प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं उसका समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं चिराग पासवान। उधर पशुपति पारस भी नीतीश कुमार से अलग दिखाई देते हैं और वो बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन की ओर नजर आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। और उनके अलावा आप देखिए कि हम के मुखिया जो हैं यानी जीतन राम मांझी वो भी अलग नजर आते हैं। तो एक टूट नजर आती है एनडीए में, जिसकी अभी सरकार है वहां पे। लेकिन क्या इन सब के बीच इन सब को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर पाएंगे? क्या ये 2014, 15, 16, 17, 18 वाला काल है नरेंद्र मोदी का, या ये 2024 और वो भी लोकसभा चुनाव के बाद का समय है जिसमें नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं? माने ना माने, सत्ता पर वो काबिज हैं, लेकिन रोज चिंता की लकीरें उनकी बढ़ जाती हैं तब जब राहुल गांधी कुछ अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इन सब पे? बिल्कुल राजीव जी, और हेमंत कुमार जी जो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, अगर उस पर कहा जाए तो इस तरह की घटनाएं भारतीय राजनीति में बहुत देखने को मिलती हैं राजीव जी। नीतीश कुमार क्या जयललिता बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बहुत सारी आशंकाएं जो व्यक्त की जाती हैं उनमें एक आशंका ये भी है। और 2014 के बाद से तमाम ऐसे राजनेताओं जो जिनके दम पे पार्टियां, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अंदर इस चीज की आशंकाएं व्यक्त की जाती रहती हैं कि बहुत से लोग जयललिता बन सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है ये तो बहुत मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सब जो होती हैं चर्चा चलती रहती हैं। लेकिन इन सबसे हटकर राजीव जी एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हो चुके हैं और लगातार कमजोर हो रहे हैं। अमित शाह का जब नीतीश कुमार को धमकाना काम नहीं आया
तो अब अमित शाह पहुंच गए हैं चंद्रबाबू नायडू से मेल मुलाकात करने। यानी कुछ ना कुछ तो राजीव जी चल रहा है कि पटना का दौरा निरस्त हो जाता है और आंध्र प्रदेश का दौरा बरकरार रहता है। आखिर क्या कारण है कि अमित शाह का दौरा जो है पटना का निरस्त हो जाए और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हो? तो कुछ ना कुछ है जो जिसकी पर्देदारी की जा रही है, और अंतःपुर में सब कुछ ठीक ठाक तो राजीव जी बिल्कुल नहीं है। अंतःपुर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन क्या अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं? चलिए चर्चा करेंगे इन सब पे भी, बहुत कुछ अभी बाकी है। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि इमरजेंसी पे चर्चा कीजिएगा किसी दिन, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। फिल्म आई, फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई है, बुरी तरह पिट गई है। कंगना जी की फिल्म, बड़ी उम्मीद थी उनको, लेकिन उम्मीद पर ये फिल्म इमरजेंसी चल नहीं पाई। इमरजेंसी के हालात घोषित तौर पर या अघोषित तौर पे सब कुछ आप लोगों ने देखा है। अगर जो उस दौर को देखा, झेला, जिया, 75 के दौर को, वो भी जानते हैं, और जो 2014 के बाद के दौर को देख रहे हैं वो भी जानते हैं। फ़र्क आपको सिर्फ एक घोषित और अघोषित की बातें हैं, इसको आगे कभी सोचिएगा। देश में बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन परसों यानी आज 18 तारीख है, 20 तारीख को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं दूसरी बार, ट्रंप। और उन्होंने कल रात को चाइना के शी जिनपिंग से बात की टेलीफोन पे आधे घंटे लगभग, मगर नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया है। ज़रा सोचिएगा ट्रंप साहब ने ऐसा क्यों किया। ठंड बहुत है वहाँ भी, ठंड थोड़ी बहुत दिल्ली में भी है, मौसम गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत टंडन जी, हेमंत जी, शकील अख्तर जी और प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथी जो आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरन पाटीदार साहब हैं, लिख रहे हैं कि देश के लिए राहुल गांधी और